नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे हादसों का बीता मंगलवार। एक तरफ पूरे देश में विजयदशमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में इस समय शोक की लहर चल रही है। बीते मंगलवार को हुए हादसों ने उत्तराखंड को भी झंझोड़ कर रख दिया है। पहले उत्तरकाशी जिले में डोकरानी बामा ग्लेशियर में एवलॉन्च आने की खबर आई। इस एवलॉन्च की चपेट में आने से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के कई प्रशिक्षक वहां पर फंस गए, कई हताहत हो गए। इस दौरान पर्वतारोहियों के शव बरामद हुए। 9 पर्वतारोहियों के शव बरामद हुए। वहीं 25 पर्वतारोही अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा और आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमें कर रही हैं। वहीं दूसरी दुखद खबर पौड़ी जिले से आई, जहां सड़क हादसे में बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान होने की खबर से मानो मंगलवार प्रदेश पर आपदा का पहाड़ बनकर टूटा हो। पौड़ी जनपद में एक बड़े सड़क हादसे में लाल रंग से काला पल्ला जा रही बारातियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे से मौके पर चीख पुकार मच गई। बस में करीब 47 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें मृत्यु की संख्या भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसों पर मोर्चा संभालते हुए पीड़ितों का हालचाल जाना और इस दुख की घड़ी में हर संभव मदद देने का विश्वास जताया। चर्चा आज इसी पर हादसों का बीता है। वहीं अभी भी करीब 10 से 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 11 मेल, 3 फीमेल और 1 बच्चा। ठीक है, 15 जो है उसमें जो है क्या कहते हैं कि मृतक उसमें है और 20 जो है घायल है हमारे। तो टोटल 35 लोगों का हम लोगों ने अभी कहना चाहिए कि रेस्क्यू किया है और बाकी इसमें अनुमानित जो संख्या है वो 40 से 45 के बीच में हो सकती है। और इसमें टोटल कितने लोग सवार थे? 32 सीटर बस थी एक्चुअली ये, लेकिन कुछ लोग क्योंकि बारात की गाड़ी थी तो उसमें जो है हो सकता है कि कुछ लोग खड़े भी हों उसमें। तो ये मान के चला जा रहा है कि 40 से 45 लोग संभावित हो सकते हैं। एक्चुअल फिगर जानने के लिए जो है जिस गांव से बारात चली हुई थी लालढांग से, तो वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं अपने डीडीएमओ के माध्यम से या जिला प्रशासन के माध्यम से कि वहाँ के कुछ लोग जाकर जो है ये आइडेंटिफाई करें कि उनके परिवार वालों से मिलकर कि उनके परिवार के कितने नातेदार रिश्तेदार जो है उस बस में सवार होकर बारात के लिए निकले हुए थे। तो उसके बाद ही हमारे पास एग्जैक्ट फिगर निकल कर आ जाएगी। 300 मीटर खाई में बस गिर गई थी। बस दुर्घटना के स्थानीय लोगों ने घटनास्थल से घायलों को निकाला। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीरोखाल पहुंचाया, जिसमें 8 घायलों को कोटद्वार बस अस्पताल पहुंचाया गया। 8 में से 1 घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसा हुआ है ये ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है। कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही थी, क्योंकि तेज गति में जो गाड़ी बैंड जो क्रॉस किया, तो बैंड पे अक्सर होता है कि जब गाड़ी तेज गति में रहती है तो झोंक मारती है, तो इसी में ये दुर्घटना हुई है। बाकी दुर्घटना का कारण कुछ ऐसा है नहीं कि जो नॉर्मल तरीके से जो दुर्घटना हो सके। क्यों स्पॉट पे मैं पहुंच नहीं पाया, क्योंकि मैं डीएम साहब से भी इस विषय में वार्ता कर चुका हूं कि महोदय आप तत्काल वहां पे जाके मतलब घटना का स्थल का मतलब निरीक्षण करिए और उचित से उचित जानकारी हमें दीजिए। ये बारात आई लालढांग से और यहीं से इसको जहाँ पे ये दुर्घटना हुई, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ये दुल्हन का गांव पड़ता है कांडा तल्ला, और बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। रात को करीबन 6:45 या 7 बजे के लगभग। और हम बहुत दुख की बात है, पूरे क्षेत्र में एक बड़ा शोक की लहर समझो कि माने पूरे परिवार लोगों के। अभी हमने रात को जब हम यहाँ पे 11 बजे पहुँचे, हमने देखा तो कई लोगों के पूरे परिवार चले गए इसमें। बीरोखाल बस हादसे में घायल हुए मरीजों से कोटद्वार बेस अस्पताल मिलने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और हादसे में मरे लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं घायलों को 50,000 मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ से लेकर एम्स में भी सभी जगह हम लोगों ने बात की हुई है और देहरादून में भी अस्पतालों में बात की है। यहाँ पर जो भी लोग पहुँचे हैं वो सभी अभी तक ठीक हैं और जल्दी सकुशल पहुँच जाएंगे। जो बॉडी वहाँ पर मिस हुई है उन सबको रेस्क्यू टीम लगातार निकाल रही है और आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा।
साहब जैसी जानकारी मिली है कुछ बॉडी वहाँ पे बरामद नहीं पाई है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, सभी को हम लोग निकालने की वहाँ पर पूरी चल रही है और शाम 5-6 बजे तक आज पूरा रेस्क्यू पूरा हो गया। उनके लिए हम लोगों ने 2 लाख रुपए का प्रावधान किया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए 50,000 रुपये। वहीं प्रदेश में बीते मंगलवार बड़े हादसों से शोक की लहर है, तो कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े कर रही है। का मतलब हमने सबक नहीं लिया। हमारी पूर्व में जिस तरह से आपदाएं आई हैं उसको लेकर लगातार हम केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं। भौगोलिक विषमताओं वाला हमारा प्रदेश है और कहीं ना कहीं हमें नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिससे कि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, बादल फटने की घटनाओं का या इस तरह के एवलांशिश का हमें पूर्व में सूचना मिल जाए और हम उसी हिसाब से अपने आपदा प्रबंधन को मुस्तैद कर सकें। लेकिन ये कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है और जो बस के खाई में गिरने से कई लोगों के हताहत होने की भी खबर आई है, वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि उनके परिजनों को उचित मुआवजा दें। बीते 4 अक्टूबर दिन मंगलवार की सुबह से ही प्रदेश के लोगों की धड़कन तब बढ़ गई जब एवलांच आने से कई पर्वतारोही लापता होने की खबर आई। हालांकि आनन फानन में तमाम प्रशासनिक अमला राहत एवं बचाव कार्य में जुट गया, लेकिन ये मामला थमा भी नहीं था कि देर रात एक और बड़ा सड़क हादसा पौड़ी जिले में होने से कई लोग काल के गाल में समा गए। वहीं अभी तक पौड़ी से लेकर उत्तरकाशी जिले में एवं राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। हालांकि इन दोनों बड़े हादसों पर धामी सरकार ने मृतकों के परिवारजनों के साथ साथ घायलों को उचित मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन हमें आवश्यकता है इन दैविक आपदाओं और सड़क हादसों से सबक लेने की। के न्यूज इंडिया हादसे में शिकार हुई सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उत्तरकाशी से अनिल रावत, पौड़ी से भगवंत सिंह के साथ उत्तराखंड ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं और इन हादसों में अनेक लोग अपनी जान गंवाते रहते हैं। सरकार भी लोगों की असमय जान गंवाने से चिंतित रहती है, लेकिन उसके उपाय कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। आखिर कब तक हम इस हादसों पर चर्चा करते रहेंगे और ऐसी खबरें सिहरन पैदा करती हैं। सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उन पर सिर्फ मुआवजा देने भर से उनकी पीड़ा खत्म हो जाएगी या कोई ठोस कदम उठाएगी सरकार। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, इस कारण यहाँ की सड़कें बहुत घुमावदार हैं, यानी कि ड्राइवर को लगातार स्टीयरिंग घुमाते रहना पड़ता है। एक तरफ पहाड़ होता है तो दूसरी तरफ खाई होती है, जहां पर ध्यान जरा सा टूटा, एकाग्रता भंग हुई, हादसा होना तय है। या तो गाड़ी पहाड़ से टकराएगी या फिर खाई में गिरेगी। खाई भी कई 100 मीटर गहरी होती है। कई जगह खाई के नीचे नदियां होती हैं। कई बार ड्राइवर बिना आराम किए लंबी ड्राइव करते हैं। ऐसे में उन्हें गाड़ी चलाते चलाते नींद की झपकी आ जाती है। कई बार ड्राइवर शराब के नशे में होते हैं, इस कारण वो गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठते हैं। ड्राइवर के नशे में होने के कारण सड़क हादसे हो जाते हैं। और सड़क हादसे रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? उत्तराखंड में सड़क हादसे रोकने के लिए सरकार को कई निर्णय लेने चाहिए, जैसे कि जब ड्राइविंग का इच्छुक व्यक्ति पहाड़ की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह परफेक्ट हो जाए, तभी उसे गाड़ी चलाने का परमिट देना चाहिए। वैसे तो शराब पीकर गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है, इसके बावजूद अनेक चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और इस पर सख्ती से प्रतिबंध लगाना चाहिए। उत्तराखंड परिवहन विभाग को पहाड़ की सड़कों पर ओवरलोडिंग को भी रोकना चाहिए। चंपावत में जो सड़क हादसा हुआ उसमें आपको बता दें कि करीब 14 लोग मैक्स पर सवार थे। उसके बाद पौड़ी में यह हादसा हुआ। इस हादसे के कारण ओवरलोडिंग भी हो सकती है। ऐसे में ओवरलोडिंग रोकना बहुत जरूरी है। गाड़ियों की मेंटेनेंस जरूरी है। पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर गाड़ियां पुरानी हैं। इन गाड़ियों की समय पर मेंटेनेंस नहीं होती है। दरअसल पहाड़ी जिलों में अच्छे मेंटेनेंस सेंटर ही नहीं है। ऐसे में गाड़ी मालिक जैसे तैसे गाड़ियों को चलाते रहते हैं। कई बार इस कारण से भी हादसे होते हैं। परिवहन निगम को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। पहाड़ की तरफ जब गाड़ी जाए तो उसके मेंटेनेंस के सभी कागजात भी जांचे जाने चाहिए। ये भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। इस तरह के हादसे होते हैं, ऐसे में सरकार की सख्ती और जनता की जागरूकता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एके बिरयानी पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एके बिरयानी जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उत्तराखंड में हाल ही में
जो एक घटना घटी इसको लेकर, हिमस्खलन जो हो रहे हैं इनको लेकर, लगातार हिमस्खलन की खबरें उत्तराखंड में आ रही हैं। पिछले 11-12 दिनों में मुझे लगता है ये चौथी या पांचवी घटना है, और इसमें कहीं ना कहीं जो पर्वतारोही फंसे और जो खबरें आई वो काफी हृदय विदारक की घटना रही। साथ ही साथ पौड़ी की घटना का जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हिमस्खलन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हिमस्खलन आ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं जनता भी चिंतित है और सरकार भी चिंतित है। हमें क्या करना होगा जिससे कि ये जो आपदाएं आ रही हैं इन पर थोड़ा नियंत्रण हो सके, क्योंकि हम इन्हें बंद कर दें ये तो पॉसिबल है नहीं। हाँ, आपने सही कहा कि पर्वतारोहण को बंद नहीं करा जा सकता। और जहाँ तक हिमस्खलन का सवाल है, हिमस्खलन के बारे में अनुमान जरूर लगाया जा सकता है अगर हमारे पास सही मौसम विज्ञान के आंकड़े हों, और अगर हमें पता लग जाए कि कितना स्नोफॉल हुआ है या कितना बर्फ गिरी है, और एक निश्चित मात्रा में बर्फ गिरने के बाद ही हिमस्खलन की संभावना बढ़ती है। तो आजकल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि हम उसकी मदद से ये देख सकते हैं कि किस एरिया में ओवर स्नोफॉल हुआ और किस एरिया में अंडर स्नोफॉल हुआ है। जहाँ पर ओवर स्नोफॉल हुआ है वहाँ पर हम पहले से चेतावनी दे सकते हैं, या हम वहाँ पर कुछ इस तरह के प्रबंध कर सकते हैं जिससे कि वहाँ पर हिमस्खलन को रोका जा सके। जहाँ तक पूर्ण रूप से रोकने की बात है वह तो संभव नहीं है, क्योंकि स्नोफॉल हमारे हाथ में नहीं है। जब स्नोफॉल प्रकृति कराती है, और उसके साथ साथ स्नोफॉल से ही सिर्फ हिमस्खलन नहीं होता, उसमें यह भी होता है कि उसमें कितनी पानी की मात्रा है, हवा कैसी चल रही है, धूप कैसी निकल रही है, नीचे की ज़मीन कैसी है, ढाल कितना है। इन सारी चीज़ों के कंबाइन होने के बाद ही हिमस्खलन होता है। तो इसमें रोकने के लिए यही करा जा सकता है कि जो हिमस्खलन की रोकने की विधियाँ हैं, जैसे दीवार खड़ी करी जाए जहाँ पर संभावित क्षेत्र है, या तार लगाया जाए, या यहाँ पर प्लांटेशन करा जाए। तो प्लांटेशन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कोई ट्री वगैरह नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो हम रिटेनिंग वॉल ज़रूर खड़ी कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम हिमस्खलन का प्रभाव कम कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं। और इसमें जो मौसम विभाग है उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि अगर वो पहले से अनुमान लगा दे। और जैसे कि अभी का हिमस्खलन है, अभी न तो स्नोफॉल हुआ, न कोई ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा, इसके बावजूद भी जो हिमस्खलन हुआ है यह निश्चित रूप से एक शोध का विषय है। और जब तक इस पर अच्छे से शोध नहीं होगी तब तक सही कारण पता नहीं लगा सकता। अनुमान के तौर पर तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि स्नो मेल्ट हुआ हो, या हवा तेज चल रही हो, या नीचे से ढाल खिसक गए हों, पर ऐसी कोई घटना अभी इस दिनों देखी नहीं जा रही। इसलिए जो वर्तमान में अभी हिमस्खलन हुआ है, और अगर आपने चित्रों में भी देखा है तो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा हिमस्खलन नहीं था। इसका मतलब यह है कि वहाँ कहीं ना कहीं ऐसे कारण थे कि नीचे का जो स्नो था वो पिघल गया, और उसके बाद वो पानी में एक लुब्रिकेटिंग इफेक्ट का काम कर रहा हो, जिसके कारण ये स्नोफॉल हुआ या हिमस्खलन हुआ है। और इसको रोकने के लिए हमें बराबर क्लाइमेटिक मॉनिटरिंग करना पड़ेगी। उसी के बाद हम इस तरह की घटना जो असमय हुई है उसको रोका जा सकता है। अदरवाइज स्नोफॉल तो या हिमस्खलन सिर्फ विंटर में या स्प्रिंग टाइम में होता है। अभी तो ऑटम टाइम चल रहा है, तो अभी तो संभावना देखा जाए तो नहीं के बराबर थी, स्नो भी अधिक नहीं था, फिर भी हुआ है। तो इसमें रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि कारण प्रिसाइज कारण क्या है। देखिए, एटमॉस्फेयर में बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ पोल्यूशन और साथ ही साथ जो पर्यावरण है वो भी बहुत अहम भूमिका रखता है इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए। ए.के. बिरयानी जी, हो सकता है कि आप सहमत हो। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे कि यहाँ पर एक कांग्रेस की प्रवक्ता की अभी हम यहाँ पर बाइट सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि बहुत डिजिटल हो गए हैं हम, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में अभी भी हम चीजों के बारे में हमें इजिली जानकारी नहीं मिल पाती है। मैं इस बात से मैं सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक से एक ऊंचे दर्जे के वैज्ञानिक है, सारे संसाधन उपस्थित है, रिसर्च भी बहुत अच्छी हो रही है। तो ये कहें कि हम इस मामले में पिछड़े हुए हैं तो ये तो संभव नहीं है। हाँ, ये है कि ये ऐसे एरिया, दूर दराज के एरिया है जहाँ पर सामान्य तौर पर आदमी या वैज्ञानिक जाते नहीं है जब तक कोई ऐसी घटना नहीं घट जाए। और जो पर्वतारोहण हुआ वहाँ पर, या जो टीम गई थी, उसको भी इस तरह की घटना होने की कोई संभावना नहीं थी। अब ये क्यों हो गया, इसके पीछे क्या कारण रहे, तात्कालिक कारण क्या थे और स्थायी कारण क्या थे, ये तो तात्कालिक कारणों के कारण ही हुआ है। और इसके लिए गहन वैज्ञानिक अध्ययन चाहिए। ठीक है, पर्यावरण का प्रभाव हुआ है, पर पर्यावरण जो चेंज आए हैं वो कोई सिर्फ उत्तरकाशी में नहीं आए, ये सारी दुनिया में चल रहे हैं। तो उत्तरकाशी की घटना को हम अपवाद के रूप में ले तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय उसको सीधे ये कहना कि ये पर्यावरण में कब परिवर्तन है, या मनुष्य का प्रभाव है, या
कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई या ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो इस तरह से नहीं कहा जा सकता इसको। हर घटना के पीछे एक व्यक्तिगत कारण होता है या वहाँ का पर्सनल रीजन होता है, इसकी जानकारी जरूरी है। ठीक है के बियानी जी, आपका रुख करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी इस पर जानकारी हम लेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ शीशपाल जी जुड़े हुए हैं। शीशपाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इन दोनों घटनाओं को लेकर? देखिए यशी जी, अभी 2 दिन पहले शायद आप और हमने जब ये हैवी एवलांच पर एक डिबेट की थी, उस दिन भी मैंने ये बातें कही थी कि इसमें सतत निगरानी की जरूरत है। और ये जो तमाम साइंटिस्ट हैं वाडिया के या अन्य जो भी सेंट्रल एजेंसी के तमाम, इनको इसके लिए एक ऐसी मॉनिटरिंग एजेंसी मुझे लगता है हमारे उत्तराखंड के लिए और टिपिकल हिमालय के लिए बनानी चाहिए कि आखिर ये हिमालय में ऐसा परिवर्तन क्यों आ रहा है। क्योंकि ये एवलांच वैसे समय समय पे आते रहते हैं, ये कोई बात नहीं, लेकिन इस बार जो ये एवलांच आ रहे हैं, आप देखिए एक सप्ताह में लगभग 10-11 दिन में ये 4 बार लगातार, और ये उत्तरकाशी के एवलांच ने अब आप देखिए कितना बड़ा मानवीय क्षति पहुंचाई है जनधन की। ये बहुत ही दुखद है। और मैं दोनों दुर्घटनाओं में जो भी अपनी जो दिवंगत हुए हैं, चाहे वो पौड़ी की घटनाओं में या उत्तरकाशी, उन सबको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि पहले अर्पित करना चाहूंगा। लेकिन यशी जी, बड़ा दुखद है, बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की दुखद घटनाएं सामने आती हैं और लोग अपने परिजनों को खोते हैं। किसी ने अपने बच्चे खोए, किसी ने अपनी पत्नी खोई, किसी ने अपने पति खोई, तो बहुत हृदय विदारक घटनाएं हैं। अब आपदाएं ऐसी चीज है कि इस पर बहुत ज्यादा राजनीतिक टिप्पणी करने की गुंजाइश नहीं रहती है, लेकिन यही है कि आपदा प्रबंधन आज इतने वर्षों बाद भी इस राज्य का जिस प्रकार से लचर स्थिति में, वो जरूर थोड़ा कष्टप्रद है। क्योंकि केदारनाथ की आपदा आई और उसके बाद तमाम ये दुर्घटनाएं, क्योंकि यहाँ पर 4 धाम यात्रा के दौरान आपको देखने के लिए मिलती हैं। कल जिस प्रकार से पौड़ी जनपद के बिरोखाल क्षेत्र में जो बस दुर्घटना हुई, उसमें 3 घंटे बाद वहां जो है आपदा प्रबंधन की टीम या प्रशासनिक अमला पहुंच पाया। तब तक स्थानीय लोग ही वहां पर राहत और बचाव कार्य चलाते रहे। तो ये इस प्रकार की चीजों के लिए हमारे पास त्वरित सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि जहां पर भी इस प्रकार के दुर्गम क्षेत्र हैं, या अब आप ये एवलांच के मामले में देखिए, तो इस प्रकार की टीमें उसके आसपास कहीं होनी चाहिए, जैसे कि जो त्वरित आधे घंटे के समय के अंदर जो है दुर्घटना स्थल क्षेत्र पे, इस प्रकार के आपदा के क्षेत्र पे पहुंच सकें। क्योंकि यशी जी, केवल प्रबंधन कर ही सरकार भी यही कर सकती है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए, इस प्रकार की आपदा हो जाए, तो त्वरित गति से वहां पर आपदा राहत कार्य किस प्रकार से पहुंचाया जाए जिससे कम से कम जान माल का नुकसान हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी यही दिक्कतें हो रही हैं, इसको सुधारने की जरूरत है। तकनीक को भी जो है बहुत मुझे लग रहा है कि मॉडिफाई करने की जरूरत है यहाँ पर, कि जिससे हम लोगों को समय रहते, क्योंकि यहाँ पर देरी ही हो रही है, जिससे मुझे लगता है कि वहां पर अगर 3 घंटे 4 घंटे की लेट न होती तो कुछ अन्य लोगों की जानें भी बचाई जा सकती थी। लेकिन ये अब क्या कारण होंगे, तो जांच में आएगा ये सीजी कि किन कारणों से ये दुर्घटना हुई। और एवलांच का मैं यही कह रहा हूं कि ये देखना कि ये परिवर्तन क्यों हो रहा है कि 10-11 दिन में लगातार जो है ये जो इस प्रकार के हिमस्खलन हो रहे हैं, ये जो हिमालय में ये परिवर्तन हो रहा है, इसके मामले में बहुत बड़े शोध की जरूरत है। ठीक बात है शीशपाल जी, ठीक है, मैं वापस आऊंगी, सबकी प्रतिक्रिया ले लेते। विपिन जी जी क्या कहना चाहते हैं दोनों घटनाओं को लेकर? सबसे पहले तो जो उत्तराखंड में 2 दुर्घटनाएं हुई हैं, ये आपदा, एक तो प्राकृतिक आपदा की वजह से हुई है और दूसरा बस दुर्घटना से हुई है। तो सबसे पहले तो हमारी संवेदनाएं हैं और श्रद्धांजलि है उन मृतकों को जो लोग इस हादसे का शिकार हुए। देखिए, जो प्राकृतिक आपदा आई है उस पर तो मैं समझता हूं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा जानकार इस विषय के नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जो हम लोग पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी वजह से ये समस्याएं लगातार जो पैदा हो रही हैं, उसको हमें रोकना होगा। जो डेवलपमेंट पहाड़ों पे हो रहा है, जो ब्लास्टिंग हो रही है, जिस हिसाब से वहां पर गंदगी के अंबार खड़े हो रहे हैं, तो ये आपदाएं आना बहुत, मतलब मैं समझता हूं कि बड़ा कारण ये है। विपिन जी अनम्यूट करें। जो बस दुर्घटना है उस पर मैं सीधा
प्रशासनिक अमले को देखिए, इसके अंदर बात सही है कि इसमें हम राजनीति नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आपदाएं आ जाती हैं, उससे हम सबक नहीं लेते। अब इस पे हम किसी को दोष दें, हम भारतीय जनता पार्टी को कहें या हम कांग्रेस को कहें या अन्य किसी को कहें, मेरा मानना है कि इसके अंदर सीधा सीधा जो जिम्मेदार है वो सरकारी कर्मचारी, परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं। आप ऋषि जी, आप पत्रकार हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा परिवहन विभाग के अंदर कितना व्याप्त भ्रष्टाचार है। उन लोगों के आंख पर पट्टी बंधी होती है, जिससे वो गाड़ियों की और जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको देखने के लिए जो अधिकारी जो सरकार ने चिन्हित करे हुए होते हैं, जो ARTO टेक्निकल होते हैं, जो परिवहन अधिकारी होते हैं, वो लोग, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आप ग्राउंड रिपोर्ट जीरो पर जाकर देख सकती हैं कि वो अधिकारी इतने ज्यादा मक्कार और बेईमान हो चुके हैं कि वो लोग अपने जी चपड़ासी जो उनके हैं कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी हैं जो अधिकारी के, उनको जाकर कहते हैं कि जाकर गाड़ी की फिटनेस देखिए, वो अधिकृत है, वो चपड़ासी, वो 10,000 12,000 रुपए का कर्मचारी जो चाय पिला रहा है, जो विभाग में पानी पिला रहा है, जो फाइलें उठा रहा है, वो जाकर परिवहन विभाग में बाहर बसों की, टैक्सियों की, अन्य गाड़ियों की फिटनेस का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र दे रहा है, बता रहा है जाके अधिकारियों को कि ये गाड़ी फिट है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दिक्कतें इतनी ज्यादा है कि इनके आंखों पे भ्रष्टाचार की इतनी ज्यादा पट्टी बंधी है। मैं मानता हूं कि इनको सबक लेना चाहिए और जो दुर्घटना होती है उस पर संबंधित अधिकारी को बर्खास्त कर देना चाहिए और यही इनकी सजा है। जी बिल्कुल विपिन जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और यही सच भी है। कभी कभी तो हम देखते हैं कि उत्तराखंड के रास्तों पे कहो ड्राइवर गाड़ी ना चला रहा हो, कंडक्टर गाड़ी चला रहा हो, और बल्कि इस तरीके की चीजों पर खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर घुमावदार रास्ते होते हैं, एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर ही ड्राइव कर सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान जरूर सरकार को रखना चाहिए। भले ही आज से हमारे नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन जो हुए हैं पूर्व में उनसे कुछ सबक लेना चाहिए या कुछ सख्ती दिखानी चाहिए। और मैं शुरुआत में यही बात कह रही थी कि सरकार की सख्ती और जनता की जागरूकता ऐसे हादसों को रोकने में कारगर साबित होगी अगर ऐसा किया जाए तो। पीसी थपलियाल जी, क्या कहना चाहते हैं दोनों हादसों को लेकर? जी, हमारे ये राज्य का सिस्टम फेल्यूर कहूंगा मैं, क्योंकि अगर हमारी सरकारें गंभीर नेतृत्व वाली होती तो इस देश का सबसे इम्पोर्टेंट संस्थान जो हिमालयन जियोलॉजी पे है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी हमारे ही राज्य में स्थित है। इसको पूरे हिमालय की गतिविधियों की मॉनिटरिंग लगातार 12 महीने ये करता रहता है, लेकिन हमारा नेतृत्व को आज दिन तक ये नहीं मालूम होगा कि वाडिया इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, क्या उससे हमें समझना पड़ेगा। अगर हमने समझा होता तो आज जो अतिवृष्टि हुई, क्योंकि मैंने इस बारे में जो पर्वतारोही संस्थान है और वर्ल्ड माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन, उसकी अध्यक्षा भी उत्तराखंड से ही है, हर्षवंती बिष्ट, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतारोही रही है। और उसने मुझसे कहा कि थपलियाल साहब, अगस्त के बाद ही और विंटर से पहले ये पीरियड बहुत सुटेबल होता है जब हम पर्वतारोहण का कार्य करते हैं। लेकिन इस साल जो हमारा मानसून बहुत देर तक रहा, यानी जो अतिवृष्टि रही वो यहाँ तक सितंबर, अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि मानसून यहाँ से, आज भी हैवी रेन का अलर्ट है हमारे राज्य में। और इस स्थिति में जो भूस्खलन है, बिकॉज जब पानी गिरता है हिमालय में और उसके साथ जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि आज सूरज की जो तपन है अब बहुत तेज हो चुकी है और ये बहुत ही ऐसा पीरियड है कि इससे पहले भगवान केदार ने हमें अलर्ट कर दिया था, एक बहुत बड़ा अवलांच केदारनाथ में आया था, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुली। इसके बावजूद भी, क्योंकि जो निम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो उत्तरकाशी में स्थित है, उसको हमारी नादान सरकारों ने निर्माण कार्य में लगाया केदारनाथ में। आपने देखा होगा कि उस समय अजय कोठियाल निम के ही प्रिंसिपल थे और हम पीठ थपथपा रहे थे कि वाह भाई, ये तो यही लोग हैं कि जो केदारनाथ की आपदा में वहां पे कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन निर्माण एजेंसी नहीं है वो। उस समय भी मैंने ये आवाज उठाई थी कि निम को
जो उसका कार्य है, उसकी जहां पर निपुणता होनी चाहिए थी, उससे मत हटाओ। लेकिन कौन सुनेगा? उसके बाद आज जो निम्न की हालत है, जो कर्नल बिष्ट वहां पे आए हैं, हमने कहा भाई तुम्हें इस चीज को समझना चाहिए था कि किस तरह से हमारा हिमालय इस समय बिहेव कर रहा है, और हमारा निम को अपना कम्युनिकेशन जो संवाद है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के साथ कायम रखना था। अगर वो कायम रहता तो शायद हम अलर्ट हो जाते। बनी है जो हिमालय अवलांच को एकदम से एडवांस में बता दे, क्योंकि हम देख सकते हैं अवलांच होते हुए, लेकिन एडवांस जो ये नोटिस है कोई ऐसी मशीन बनी नहीं है जो नेता लोग इस समय कह रहे हैं। दूसरी चीज जो हमारी रोड एक्सीडेंट हुआ है उसमें भी हम बेईमान सरकार इसमें उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि जब हमारे भुवन चंद खंडूरी यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत एक सजग कदम उठाया था इस राज्य में कि इस राज्य की जो पहाड़ों की सड़कें हैं, सर्पीली सड़कें, इनके किनारे पे प्रोटेक्शन लगाया जाए। कुमाऊं मंडल में तो पूरी तौर से लग चुका है। गढ़वाल मंडल के ये अभागा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में किसी भी नेता का ध्यान नहीं जाता, और हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो तो अंधे होकर। ठीक है थपलिया जी, वापस आपका रुख करेंगे। संजीव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी इसके बाद आपका रुख करूंगी। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जौला हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। घटना या दुर्घटना, बदलती सियासी करवट, सूबे की हमें है आहट। महायूपी में देखें हर बड़ी खबर सिर्फ के न्यूज इंडिया पर दोपहर 1 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं हादसों का। बीता मंगलवार उत्तराखंड में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं और इन हादसों में अनेक लोग अपनी जान गंवाते रहते हैं। सरकार भी लोगों की असमय जान गंवाने से चिंतित रहती है, लेकिन उसके उपाय कारगर साबित नहीं हो पा रहे। आखिर कब तक हम इस हादसों पर चर्चा करते रहेंगे? और ऐसी खबरें सिहरन पैदा करती हैं। उन परिवारों के लिए बारे में सोचिए जिनके घर में इस तरीके की जो लोग अपनों को खो देते हैं। क्या मुआवजा देने मात्र से इस समस्या का हल हो जाएगा? आज हम इस पर ही चर्चा कर रहे हैं। और बड़ा सवाल है कि क्या ये हादसे महज हादसे हैं या हत्या हैं? क्योंकि जिस तरीके से परिवहन विभाग की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के परिवहन विभाग की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं निकम्मा और नकारा साबित हो रहा है, भ्रष्ट नजर आ रहा है। क्योंकि बसें जो हैं वो ठीक तरीके से मेंटेन नहीं हो पाती हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, या जो ड्राइवर हैं वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते हैं। सख्ती जो है वो नहीं दिखाई जा रही है। और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि सख्ती बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं। और दूसरी घटना जो अभी हिमस्खलन हुआ, जिसमें पर्वतारोही फंसे और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे में हिमस्खलन को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को जो भी जरूरी कदम है उन्हें उठाना बहुत जरूरी है। और हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं। संजीव वर्मा जी, आपका रुख करना चाहेंगे हम। ये दोनों ही घटना उत्तराखंड में इस वक्त जिस तरीके से सामने आई और जितने लोगों ने भी अपनी जान गंवाई, करीब 29 लोग इन दोनों हादसों में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में कौन जिम्मेदार है इन हादसों का? क्या ये हत्या नहीं है? एक तरफ जहां परिवहन विभाग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करता, अभी जिस तरीके से विपिन खन्ना जी बता रहे थे कि कितना भ्रष्ट हो चुका है ये विभाग,
क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट करें संजीव जी। सुन पा रहे हैं मुझको? जी यशी जी, पहले तो जो लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, 2 दुर्घटनाएं कल मंगलवार को उत्तराखंड में बड़ी दुर्घटनाएं हुई, एक बस दुर्घटना और एक एवलांच की। तो इन 2 बड़ी दुर्घटनाओं में जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए, सबसे पहले मैं उन सभी मृत आत्माओं को, सभी उनकी आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और उनके परिवार को इस बड़े दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही यशी जी देखिए, सरकार, जैसे कि एवलांच की घटना है, एक प्राकृतिक आपदा है, इसके ऊपर न सरकार का वश है न किसी का वश है। और हाँ, किंतु समय समय पर जब इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसके बाद सरकार भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, उनकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए कार्य करती हैं। तमाम जो हमारी SDRF, NDRF जो हमारी टीमें हैं, उनमें जान माल की हानि को हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर सरकार काम करती है और काम कर रही है। और जिस प्रकार से कल बस दुर्घटना हुई, बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां एक हंसी खुशी का एक वातावरण था, वो मातम में तब्दील हो गया। और उसमें जैसे ही ये दुर्घटना हुई, उसके बाद SDRF और NDRF की तमाम टीमें, जितने भी घायल उसमें खाई में गिरे थे और नदी में गिरे बस के साथ, तो उनको बचाने में जुट गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोटद्वार के बेस अस्पताल में, जहां पर घायलों का इलाज हो रहा था, उनकी कुशल क्षेम पूछने, उनकी जानकारी लेने के लिए बेस अस्पताल कोटद्वार पहुंचे। और साथ ही सिमड़ी गांव, जिस गांव की ये घटना थी, जिस गांव की से संजीव जी देखिए, ये पूरा मामला जो है वो हमें पता है 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है, सब कुछ सारी जानकारी हमें। अब आप ये बताइए, आगे के लिए क्या सरकार करेगी? इस तरीके की घटनाओं पर रोक कैसे लगाई जाएगी? ये बड़ा सवाल है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब जो हो गया वो तो हो गया। देखिए यशी जी, देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से संवेदनशील है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और उसके लिए हमारा जो परिवहन विभाग है, उसको हम लोग लगातार दुरुस्त कर रहे हैं। और कुछ इस तरह की नीति नियम हम लोग डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि जो बसें हैं उनकी समय समय पर हम लोग फिटनेस का ध्यान रखें। जो बसें हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में चलने लायक हैं, केवल उन्हीं को हम लोग परमिट करें, और हम ऐसा कर रहे हैं। संजीव जी, आज मैं गूगल पर, एक सेकंड, मैं अभी आज से रिसर्च कर रही थी, मैंने थोड़ी जानकारी भी जुटाई, मैंने और भी लोगों से पूछा, गूगल पर भी पूछा, तमाम देखा, पता चला कि मेंटेनेंस सेंटर ही नहीं है उत्तराखंड में ज्यादा। ये जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मेंटेनेंस सेंटर नहीं है। और मैं आपसे, देखिए, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो या नहीं रखते हो, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है, जब हम भी अपनी कोई भी गाड़ी लेके सड़क के ऊपर चलते हैं, निकलते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि दुर्घटना हो, और कैसी भी छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी कैसी भी दुर्घटना हो। लेकिन दुर्घटना इसीलिए बोला जाता है कि वो एक संयोगवश और एक कुसंयोग, दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाएं हो जाती, दुर्भाग्यवश इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, और सरकार ने लगातार इसके ऊपर, हम जितने भी हमारे जितना हमारा
गढ़वाल क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र है, पूरा का पूरा भौगोलिक स्थिति आप उसमें देखें तो बहुत ज्यादा बैंड वाली सड़कें हैं। और उस समय कई बार क्या संजीव जी होता है देखिए, कि ये सारी बातें मालूम है हमें, हम ये सब जानते हैं। देखिए ये सब पता है संजीव जी, देखिए ये सब नहीं जानना है हमें। परिवहन अधिकारी को बर्खास्त कर दीजिए और जो 2-2 लाख रुपए मुआवजा है उसकी संपत्ति कर दे दीजिए। देखिए दुर्घटना कैसे रुकती है। यशी जी, परिवहन अधिकारी को हम बर्खास्त कर देंगे तो उन लोगों की जान वापस आ जाएगी, उन लोगों की जान वापस आ जाएगी। तो ठीक है, फिर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे संजीव जी, हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, आप भी ऐसे बैठे रहिए, हादसों का इंतजार करिए, लोग मरते हैं तो मरते रहे, 2-2 लाख रुपए आप देते रहिएगा। क्या जा रहा है फिर सरकार का? यही कर लीजिए, यही करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये सोल्यूशन नहीं है, यशी जी मेरी बात तो सुनिएगा। देखिए संजीव जी, फिर मुआवजा भी नहीं देना चाहिए था ना, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करिए। देखिए हमें भी पता है कि हम पूरी तरीके से सरकार को दोषी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सख्ती तो दिखा सकते हैं, या जो जिस विभाग की जिम्मेदारी है उनको तो सख्त बना सकते हैं। यशी जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो व्यक्ति इसमें कहीं 1% भी अगर कहीं दोषी पाया जाता है तो सरकार गंभीर से गंभीर कार्यवाही उसके ऊपर करने के लिए तैयार है। आपने आप जांच तो कीजिए संजीव जी, आप जांच तो कीजिए, आपको पता चलेगा कौन कौन दोषी है। अगर आप सही तरीके से जांच करवाते हैं तो आपको पता चलेगा, करवाइए तो जांच। हम इसकी जांच करवा रहे हैं और ठीक है विपिन जी और संजीव जी रुक जाइए, विपिन जी और संजीव जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। एक ही बयानी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी, इस घटना के अलग अगर हम बात करें, ये जो हिमस्खलन हो रहे हैं लगातार, जैसे कि भी विपिन जी कह रहे थे कि जो डेवलपमेंट के नाम पर ब्लास्टिंग हो रही है, धमाके किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है? जी एक ही बयानी जी, संजीव जी आपसे नहीं है सवाल, एक ही बयानी जी। हाँ मेरा सवाल है कि अभी विपिन जी जिस तरीके से यहाँ पर कह रहे थे कि ब्लास्टिंग हो रही है, डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरीके से धमाके किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके की घटनाओं का, जो हिमस्खलन हो रहा है या जो जिस तरीके की घटनाएं आजकल घट रही हैं उत्तराखंड में। देखिए इसका ब्लास्टिंग से कोई रिलेशन नहीं है, और आजकल जो ब्लास्टिंग होती है वो इतनी अच्छी तरीके से होती है और इतनी नियंत्रित होती है कि उसका दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। अभी आपने देखा है जो ट्विन टावर गिराया गया, क्या अड़ोस पड़ोस के घर के कांच टूटे, या अभी जो पुणे में ब्रिज गिराया गया, किसी का कोई नुकसान हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसी तरह की टेक्नोलॉजी हम पहाड़ों में भी यूज कर रहे हैं, और ये कहना कि ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ खोखले हो रहे हैं या धराशायी हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आजकल जो ब्लास्टिंग हो गई है पूरी साइंटिफिक है, और उसमें इस तरह ब्लास्टिंग को दोष देना एक जो कहना चाहिए कि गिने गिनाए कारण गिनाने वाली बात है। और जहाँ तक अभी की जो दुर्घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो बर्फ इस टाइम नहीं स्लाइड करना थी और वो स्लाइड कर गई, तो इसके पीछे कुछ न कुछ ऐसे कारण रहे हैं कि काफ़ी अंदर, या तो जो क्षेत्र हमारे उसमें नहीं है, जानकारी में नहीं है, वहाँ पे बहुत अधिक बर्फ जमा हो गई और वो पिघल के आ गई नीचे। तो पिघलने का कारण तो ये हो सकता है कि नीचे की बर्फ अगर पिघल जाती है और वो पानी बन जाती है, तो पानी एक लुब्रिकेटिंग का इफेक्ट करता है और उसके कारण ये बर्फ खिसक जाती है। अन्यथा इस तरह की संभावना नहीं थी, और इतनी बर्फ कैसे इकट्ठी हो गई, तो ये तो मौसम विभाग वालों का काम है कि वो मॉनिटरिंग करें। अब वाटर इंस्टीट्यूट को दोष देना गलत है, वाटर इंस्टीट्यूट का काम ये नहीं है। वाटर इंस्टीट्यूट का काम है यह भूवैज्ञानिक अध्ययन करना, और पर्यावरण का काम है यह जंगल विभाग या वन विभाग का काम है पर्यावरण, और मौसम विभाग का काम है मौसम की जानकारी एकत्रित करना। तो ये जो विभाग हैं जिनके अपने अपने काम बटे हुए हैं, ये अगर अपने काम में कहीं लापरवाही करते हैं या वो अनुमान नहीं लगा सकते, तो उसके लिए हम किसी भूवैज्ञानिक विभाग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसके लिए हमें उन्हीं विभाग से पूछना चाहिए भाई आपने ये क्यों नहीं प्रेडिक्ट करा कि ये स्नो इकट्ठा हो रहा है और उसके बाद अवलांच हो सकता है। उनको भी मालूम है कि एक निश्चित थिकनेस के बाद ही स्नो अवलांच होता है, और अगर इतना स्नो इकट्ठा हुआ तो क्यों, कैसे हो गया, कब हो गया, क्या क्या उसके कारण रहे, और उसके लिए क्या आपने सरकार को चेतावनी दी है? इन्होंने किसी को चेतावनी नहीं दी है, और एकाएक जब हुआ है तो इसका मतलब वो विभाग जो है अपने जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं। इसमें ये भी कहेंगे कि रिमोट सेंसिंग के विभाग हैं, वो भी मॉनिटरिंग करते हैं,
और उत्तराखंड गवर्नमेंट का खुद का एक यूसेक विभाग है, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो ये विभाग क्या कर रहे हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये अपनी दायित्व क्यों नहीं निभा पा रहे हैं। ठीक है, यही मैं कहना चाहूंगा कि हम इसको सही तरीके से देखें और उसके बाद हम कारण पता लगाएं कि ऐसा क्यों हो गया। जी बिल्कुल। विपिन जी, ए के बियानी जी की बात पर क्या कुछ कहना चाहते हैं अब आप? वो तो कह रहे हैं कि ऐसे इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, सर तो विद्वान है। अब इनकी बात पर मैं टिप्पणी करूंगा तो बहुत तुच्छ टिप्पणी हो जाएगी। वो बात अपना ठीक कह रहे होंगे कि भाई ठीक है, ब्लास्ट बड़ा कारण नहीं हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण मैं मानता हूं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों पर गंदगी के अंबार लग रहे हैं, पेड़ों के कटान हो रहे हैं। अभी आपने सुना होगा ऋषिकेश से और देहरादून के बीच में एक मार्ग और बनाने जा रहे हैं लोग, उसमें 35,000 पेड़ कटने की तैयारी है। उसके बाद सहदरा रोड पर कई हजार पेड़ कट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति से जो छेड़छाड़ है उसका नतीजा है कि जो ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। और अभी दूसरी बात, अब आपने मेरे को टाइम दे दिया है, तो अभी वर्मा जी से आप सवाल कर रही थी और वर्मा जी कह रहे थे कि केवल परिवहन अधिकारी को बर्खास्त करने से ही क्या हल हो जाएगा। अभी आप कह रही थी कि चिंतित है सरकार भी और चिंतित है लोग भी। मुझे बताइए कौन चिंतित है? जैसे जी मैंने कहा, जैसे जी मैंने कहा, यदि परिवहन अधिकारी उसके अंदर जिम्मेदार पाया जाता है तो बर्खास्त कर देना चाहिए। वर्मा जी कौन जिम्मेदार? आप जिम्मेदार का नाम बताइए। लेकिन आप केवल आप बताइए जिम्मेदार जांच होनी चाहिए ना। आप मुझे बताइए जिम्मेदार कौन है? लगातार पहाड़ों पर बसें गिर रही हैं, लगातार पहाड़ों पे ट्रैक्टर गिर रहे हैं, लगातार पहाड़ों पर गाड़ियां गिर रही हैं, हर चीज की जांच हो रही है। जब जांच पूरी होगी उसके बाद हम कह पाएंगे ना। अगर यहाँ से कोई बस या कोई ट्रक या कोई यूटिलिटी या कोई ट्रैकर निकलता है और वो मेंटेन नहीं है, तो उसको सर्टिफिकेट, उसको प्रमाण पत्र कौन दे रहा है? उसके ड्राइवर की जांच कौन कर रहा है? उसके लाइसेंस की जांच कौन कर रहा है? परिवहन विभाग कर रहा है। और मैं आपको वर्मा जी, मैं आपको कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सरकार से कहिए, क्योंकि परिवहन विभाग, आपके देहरादून में जो परिवहन विभाग है उसमें जो अधिकारी बैठ रहे हैं वो अधिकारी अपने चपरासियों से गाड़ी की फिटनेस प्रमाण पत्र ले रहे हैं। उनका चपरासी जाकर देखता है कि हाँ ये गाड़ी फिट है, इसका टायर फिट है, इसका इंजन फिट है। वो जाकर अपने अधिकारी को बताता है तो वो प्रमाण पत्र जारी करता है। इतना भ्रष्ट आपका विभाग, परिवहन विभाग हो चुका है कि जो सड़क हादसे हो रहे हैं, रोज बसें गिर रही हैं, रोज बारातों से भरी हुई बसें गिर रही हैं, लोगों के घरों में जो मातम रोज बरस रहा है, उसका बड़ा कारण परिवहन विभाग है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं चीख कर कह रहा हूं, इनको बर्खास्त करिए। अरे आप 2 लाख मुआवजा दे देंगे, आप 4 लाख मुआवजा दे देंगे, 5 लाख, किसकी जेब से वो मुआवजा जा रहा है? हमारे और आपके टैक्स के पैसे से वो मुआवजा जा रहा है। क्यों जाए? जिसकी गलती हो, जिसकी कमी हो, उसके घर की संपत्ति कुड़क करके उसको मुआवजा दीजिए। आप करिए बर्खास्त उस अधिकारी को, करिए उस कमिश्नर को बर्खास्त करिए, उस परिवहन अधिकारी को बर्खास्त क्यों नहीं हासिल करेंगे? हिमाचल में कितने हादसे हो रहे हैं? ठीक है विपिन जी, ठीक है। संजीव जी, जांच हो रही है क्या? जांच हो रही है यशी जी, जांच हो रही है। और इस प्रकार का कोई भी विषय यदि सामने आता है और कोई भी अधिकारी यदि उसके अंदर दोषी पाया जाता है तो हम निश्चित ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर करने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। और इस प्रकार के किसी भी कर्मचारी अधिकारी को सरकार भी 1% भी बख्शने वाली नहीं है। किसी भी उत्तराखंड में किसी भी बस हादसे में किसी भी परिवहन विभाग के कर्मचारी में कोई जांच हुई हो या कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए जरा। यहाँ पे मैडम, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने इस डिबेट में किसी ने भी वाडिया इंस्टीट्यूट को दोषी नहीं ठहराया। यहाँ पे बात आई ना कि उसको दोषी नहीं ठहराया। हमने कहा सरकारों ने वाडिया इंस्टीट्यूट से संवाद स्थापित नहीं किया, क्योंकि पूरा जो भूगोल है, जो वहां पे बदलाव, हिमालय में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसकी मॉनिटरिंग वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी करता है। और कहाँ पे झील बन रही है, कहाँ पे भूस्खलन, हिमस्खलन हो रहा है, दे नो इट।
कि उनको ये भी मालूम है कि इस समय अतिवृष्टि हुई, जिसके कारण इस समय अवलांच बहुत टूट रहे हैं हिमालय में। दे नो इट। मौसम विभाग को नहीं मालूम ये बात। मौसम विभाग तो ये देखेगा कि धूप होगी कि बारिश होगी, लेकिन ये वाडिया इंस्टीट्यूट पूरा भूगोल में अपनी नजर रखता है। इसके जो हमारी राज्य सरकार है उसको टाइम टू टाइम उनसे संवाद रखना चाहिए। ठीक है थपलिया जी, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। संजीव जी एक सेकंड दीजिएगा। संजीव जी बताइए, संवाद स्थापित क्यों नहीं किया जा रहा है इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए, जैसे कि थपलिया जी कह रहे हैं? यशी जी देखिए, ये तो बोलना एक तरह से पूरी तरह से मैं सोचता हूँ निराधार एक आरोप लगा रहे हैं वो। सरकार हर इस प्रकार की कोई भी दैविक आपदा आती है तो उसके अभी एक बयानी जी कह रहे थे कि क्यों नहीं पहले से बताया है, क्यों नहीं पहले से बताया। जिम्मेदार लोग जो जिम्मेदार है, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने जानकारी नहीं दी, क्यों नहीं दी भाई? यशी जी देखिए, प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी आती हैं, चाहे उसमें बादल फटने की घटनाएं हो, चाहे इस प्रकार की एवलॉन्च की घटना, तो इन चीजों को बिल्कुल पहले से इन चीजों का अनुमान लगाया नहीं जा सकता। एके बियानी जी, संजीव जी ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इन तरह की घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है और बशर्ते कि हमारे पास प्रॉपर मॉनिटरिंग और डाटा हो। सर 10 सेकंड के अंदर पूरा एवलांच आया है सर। वो तो होता ही है। अवलांच की स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर की होती है, तो 1 मिनट में वो 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ये अवलांच का एक जनरल रेट ऑफ मूवमेंट है। अब सवाल ये है कि ये एकदम अपना मूवमेंट नहीं करेगा, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, और जब स्थिति ऐसी परिपक्व हो जाती है उसी के बाद स्नो गिरता है। तो स्थिति परिपक्व होने के पहले भी इस तरह के इंडिकेशन आते हैं कि अब ये अवलांच की संभावना बढ़ रही है। तो वो जो देखना है उसमें क्यों नहीं वो इतना स्नो इकट्ठा हो गया। अब बेसिक इशू ये है कि वहाँ पे इतना स्नो कैसे इकट्ठा हो गया, तो इसकी रिसर्च का विषय है ना सर, ये रिसर्च का विषय नहीं है यहाँ। बहुत बढ़िया संजीव जी, बहुत बढ़िया। आप इंतजार कर रहे थे इस वर्ड का कि बस कह दें कि जांच का विषय है और आप तुरंत इस बात को पकड़ लें कि हम जांच करवा लेंगे। और जांच तो पता नहीं किन किन चीजों की हो रही है, आज तक खुलासे नहीं हो पाए उनके। बहुत बढ़िया संजीव जी, बहुत बढ़िया। यशी जी जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, इतना विशाल क्षेत्र है, और इस बार जो अतिवृष्टि हुई है उसमें संजीव जी आपदाओं का नाता उत्तराखंड से आज का नहीं है, सदियों पुराना है। अभी तक ये नहीं जानकारी लगा पा रहे हैं, क्या करेंगे फिर आप? मैडम मैं एक चीज, सड़क दुर्घटना को दुर्घटना करार दे दिया, 2 लाख का मुआवजा दे दिया, खत्म कहानी हो गया। यशी जी देखिए, बात रही सड़क दुर्घटनाओं की, तो सड़क दुर्घटनाएं हम लोग कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए हमने ऑल वेदर रोड जो हमने चौड़ी सड़कें बना रहे हैं, जहाँ बहुत ज्यादा घूम हुआ करते थे, उन घूम को हम मिनिमाइज कर रहे हैं। आप और बड़ी सड़कें बना दीजिए, आप और उसमें कर दीजिए। जब आपके ड्राइवर ही नहीं सही होंगे, जब आपकी गाड़ी मेंटेन नहीं होगी, जब कुछ होगा ही नहीं, जब गाड़ियां मेंटेन नहीं होंगी, ड्राइवर आपके शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, या तमाम और जो अन्य कारण मैंने आपको बताए, अगर वो सब नहीं होगा तो आप सड़कें बनाते रहिए, बनती रहेंगी सड़कें, ऐसी हजारों बनती हैं। ऋषिकेश आपको लगता है कि सड़क आप जो बड़ी चौड़ी कराने की बात कर रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, आपको लगता है कि वो सोल्यूशन है? संजीव जी प्लीज, शीशपाल जी, संजीव जी रुक जाइए, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं, रुक जाइए संजीव जी, रुक जाइए, समय की बहुत कमी है हमारे पास। संजीव जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। शीशपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? और कहूंगा तो ये रुकेंगे तभी तो कहूंगा। संजीव जी रुक जाइए, सरकार का बखान भी व्यक्ति, ठीक है, यदि सरकार का बखान क्यों ना करें, जब हमारी सरकार काम कर रही है तो बखान क्यों ना करें? बिल्कुल करिए, कोई बात नहीं संजीव जी, लेकिन आप इस बात को समझिए, आपके विभाग, आपका परिवहन विभाग नाकारा है, आप इस बात को समझ लीजिए। बस बाकी ठीक है, सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपको इस ओर ध्यान देना होगा कि इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो या कम हो। साथ ही ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक जो हम रेल लाइनें बिछाने का काम हम कर रहे हैं, संजीव जी ठीक है, रुक जाइए संजीव जी, प्लीज रुक जाइए। शीशपाल जी की प्रतिक्रिया लेनी है मुझे, प्लीज संजीव जी।
हम रोड से संजीव जी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। शीशपाल जी अपनी बात को पूरा करिए आप। शीशपाल जी आप कंटिन्यू करिए। अगर कमी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर प्रदेश के परिवहन सचिव पे और जो है परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जांच में ये आता है कि जो है टेक्निकल कारणों से ये बस दुर्घटना हुई है, लेकिन वहां पर ये चीज मैं कहना चाहूं, जो हमने पता किया कि अभी ये ड्राइवर की कुछ कमी लग रही, क्योंकि वो बैंड वहां पर था, बैंड काटते हुए जो, क्योंकि गाड़ी को पहाड़ में आप देखेंगे अगर आप बैंड बहुत तेजी से काटेंगे तो जो गाड़ी अगर झुकेगी तो दुर्घटनाएं होती है, तो ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर जो पट्टा टूटने वाली बात आ रही है, अगर वो सही पाई जाती है, अगर तकनीकी वजह है, तो निश्चित तौर पर ये जो है परिवहन विभाग की जिम्मेदारी बनेगी और प्रदेश के परिवहन सचिव पर। मैं इस बात को कह रही हूँ कि तकनीकी अगर खामी है तो वो अलग बात है, ठीक बात है, उसमें तो है ही खामियां। लेकिन पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर ड्राइवर भी एकदम अच्छे से ठीक तरीके से उनको नॉलेज होना चाहिए रास्तों का, और अगर इस तरीके के मोड़ आते हैं, इन तमाम बातों का ध्यान रखना भी थोड़ी सख्ती दिखाने की जरूरत है। मैं सरकार को सख्त होने के लिए कह रही हूँ कि सरकार थोड़ी सख्ती दिखाए जो है, और हल की जरूरत है, बहुत बड़ी मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश है, हम पहले से कहते रहे हैं येसी जी। और एक बात येसी जी और कहना चाहूंगा, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज मुआवजे की घोषणा की, वो पर्याप्त नहीं है। 10-10 लाख रुपए कम से कम मृतकों को दिया जाना चाहिए। इसमें 10, 5 और 2 लाख रुपए का रेशो रखना चाहिए, जैसे उन्होंने 2 लाख और 2 लाख, 1 लाख और 50,000 का रखा है, इसको 10, 5 और जो है 1 लाख रुपया किया जाए। दूसरा येसी जी जो है, आज वहां पर मुख्यमंत्री को वहां के जो है स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। वो भी यही बात कह रहे थे तमाम तौर पे, जो ये तकनीकी बात थी, ओवरलोडिंग की बात थी, क्योंकि 32 सीटर बस थी और 47 लोग बताए जा रहे हैं, कम से कम 45 या 47 लोग। तो ये भी तमाम उस रूट से बस होकर गिरी, किसी अधिकारी की नजर नहीं पड़ी। बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिए, रुक जाइए शीशपाल जी, बहुत कम शब्दों में थपलियाल जी अपनी बात को पूरा करिए। जो ये हमारे ट्रैफिक में जो प्रॉब्लम आई है, इसमें पूरा संपूर्ण रूप से पुलिस जिम्मेदार है। वो देहरादून में तो अल्कोहल मीटर लेके घूमती रहती है, लेकिन पहाड़ों की पुलिस के हाथ में मैंने कभी अल्कोहल मीटर नहीं देखा, क्योंकि जितनी बड़ी बारातें हमारी जाती हैं पहाड़ों में, उनके लगभग हर 90% उनके ड्राइवर्स अल्कोहल इन्फ्लुएंस रहते हैं। दूसरी चीज, पैराफिट वॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम सीधा परिवहन विभाग के अधिकारियों पे तो जा रहे हैं, लेकिन पुलिस जो जिम्मेदार है इन चीजों के, पुलिसिंग का फेल्यूर था यहाँ पे। कोटद्वार में एक ही तो रास्ता है, और उस रास्ते को भी अगर आप अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो इसीलिए मैं बोल रहा कि सिस्टम फेल हो चुका है इस राज्य का। यहाँ का राजस्व विभाग फेल, परिवहन विभाग, सिस्टम को अपना काम ठीक तरीके से करना चाहिए। तमाम कारण है ऐसी दुर्घटनाओं के, और उन पर सरकार को एक सख्त एक्शन लेना चाहिए और जांच करनी चाहिए कि इसमें कौन दोषी, और जो दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब भी देने के लिए। और संजीव जी जिस तरीके से यहाँ पर कह रहे थे कि जो इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाने की जरूरत है, ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं उत्तराखंड में कम हो सके। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। घटना या दुर्घटना, बदलती सियासी करवट,
सूबे की हमें है आहट। महायूपी में देखें हर बड़ी खबर सिर्फ के न्यूज इंडिया पर दोपहर 1 बजे। तेजी से घूमता आईना, खबरों की सरपट चाल, स्पीड न्यूज में देश दुनिया का पूरा हाल। दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका।